विद्यार्थियों, अब अंकेक्षण के अंतर्गत अभी तक हम पढ़ रहे थे कि महत्वपूर्ण न्यायालयों के निर्णयों के बारे में इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ कोर्ट, जिसके क्रम के अंतर्गत हम अभी तक पढ़ चुके थे किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस, लंदन एंड जनरल बैंक का केस, आयकर आयुक्त बनाम जीएम डांडेकर का केस, आयरिश वूलन कंपनी बनाम टाइसन एवं अन्य 1990। इन सभी के अंतर्गत हमने देखा कि अंकेक्षक को दोषी ठहराया गया था और लगभग इन सभी में मुकदमों में अलग अलग प्रकार से निर्णय दिए गए। इसी क्रम में हम देखते हैं विद्यार्थियों, कुछ और छोटे छोटे केसेस हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात आपका शीतकालीन अवकाश प्रारंभ हो जाएगा कल से, जो कि 31 दिसंबर तक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस शीतकालीन अवकाश की छुट्टियों का अवकाश का आप पढ़ाई के कार्य में उपयोग करेंगे अधिकतम, और यदि कोई समस्या होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन के माध्यम से उसको हल करेंगे। आज हम देख रहे हैं विद्यार्थियों अनुपम राय बनाम पीके मुखर्जी 1956। पीके मुखर्जी ने एक आर्टिकल क्लर्क जो इनके पास काम करता है के लिए विज्ञापन निकाला, जिसके जवाब में अनुपम राय को 2 साल के लिए मुखर्जी को 2500 रुपये, 2000 रुपये प्रारंभ में व 500 रुपये एक वर्ष बाद प्रीमियम के देने थे। इस प्रीमियम से अनुपम राय को प्रथम वर्ष में 40 रुपये प्रति मास का भत्ता दिया जाएगा और कार्य संतोषजनक होने पर अगले वर्ष उसका भत्ता बढ़ा दिया जाएगा। अनुपम राय ने 2000 रुपये दे दिए, लेकिन जब समझौता और उसके हस्ताक्षर के लिए उसके सामने लाया गया तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रकम 1000 रुपये ही लिखी गई थी, जिसमें 500 रुपये प्राप्त व 500 रुपये शेष दिखाए गए थे। राय ने इसका विरोध किया, अनुपम राय ने इसका विरोध किया। अन्यत्र आर्टिकल क्लर्क की जगह मिलने की संभावना न होने के कारण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। मुखर्जी ने राय से एक पत्र मांगा जिसमें वह जिसमें लिखा कि 1500 रुपये उसे वापस प्राप्त हो गए हैं। अनुपम राय ने अस्वीकार कर दिया, अतः मुखर्जी ने उसे अनुशासनहीनता का दोषी मानकर निकाल दिया। राय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान को शिकायत की, जिसमें मुखर्जी को दोषी पाया गया और न्यायालय से मुखर्जी को सजा की प्रार्थना की गई। उसके पश्चात निर्णय स्वरूप, कहने का मतलब है विद्यार्थियों, सामान्यतः जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनको आर्टिकल क्लर्क रखने की वो होती है स्वतंत्रता कि एक निश्चित समय के पश्चात इतने आर्टिकल क्लर्क वह अपने पास रख सकते हैं और जिसको कि उन्हें मासिक रूप से भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि मुखर्जी के द्वारा समझौते के तहत उन्हें जो 2500 रुपये, जिसमें 2000 रुपये प्रारंभ से व 500 रुपये एक वर्ष के बाद प्रीमियम के देने थे, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिए गए और अलग प्रकार से वाउचर बनवाया गया। न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय में कहा गया कि न्यायालय ने मुखर्जी पर 4000 रुपये का जुर्माना किया, जिसमें से 2000 रुपये अनुपम राय को दिए जाएंगे और 2000 रुपये इंस्टीट्यूट को खर्चे के लिए दिए जाएंगे। निष्कर्ष स्वरूप यह निकला, जिसका निष्कर्ष यह निकलता है कि अंकेक्षक को अपने आर्टिकल क्लर्क के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसके अंतर्गत अंकेक्षक जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसको दोषी माना गया और उसको दोषी मानते हुए आर्टिकल क्लर्क को भी रुपया दिलाया गया और साथ में इंस्टीट्यूट को भी खर्चे के 2000 रुपये ने वसूल किए। अतः अंकेक्षक को अपने आर्टिकल क्लर्क के प्रति ईमानदार होना चाहिए।
अगला मुकदमा भी छोटा है विद्यार्थियों, आर्मिटेज बनाम ब्रीवर एंड नॉट। और ये सामान्यतः बहुत छोटे छोटे से कई बार पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे लंदन एंड जनरल बैंक के और आपका किंगस्टन कॉटन मिल्स का, ये मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताए हैं। और इसके पश्चात ये छोटे से केसेस हैं जो कि हम एक बार पढ़ लेते हैं और आपको पढ़ने के पश्चात याद करना आसान हो जाएगा। आर्मिटेज एक मूर्तिकार थे, ब्रेदर एंड नॉट उसके अंकेक्षक थे, जिन्होंने पूर्ण जांच, रिगरस जांच करने का समझौता किया था। मिस हार्वुड आर्मिटेज की सेक्रेटरी थी, कैशियर एवं बुक कीपर थी। मिस हार्वुड जो थी वह आर्मिटेज की सेक्रेटरी, कैशियर एवं बुक कीपर थी। उसके पश्चात जिसने 1400 पाउंड का गबन किया और अंकेक्षक इसे पकड़ न पाए। अर्थात कहने का मतलब कि हार्वुड के द्वारा 1400 पाउंड का गबन किया गया, लेकिन अंकेक्षक उसको पकड़ नहीं पाए। अतः इनके विरुद्ध लापरवाही के कारण हर्जाने का दावा किया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने खुदरा रोकड़बाई का ठीक से प्रमाणन एवं मजदूरी संबंधी लेखों की जांच नहीं की गई है। यहाँ पर भी अंकेक्षक को दोषी ठहराया गया और ये कहा गया कि उनके द्वारा, अंकेक्षकों के द्वारा खुदरा रोकड़बाई का ठीक से प्रमाणन नहीं किया गया और मजदूरी संबंधी लेखों की जांच नहीं की गई। अंकेक्षक ने अपने बचाव में कहा कि उचित सावधानी से कार्य करने के बावजूद भी गबन पकड़ में नहीं आ सकता था, अतः वे इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कहने का तात्पर्य, अंकेक्षकों ने अपने बचाव में कहा कि उनके द्वारा पूर्ण ईमानदारी, सावधानी बरतते हुए कार्य किया गया अंकेक्षण, लेकिन फिर भी यह पकड़ में नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। निर्णय क्या दिया गया? जो न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय दिया गया वह है, न्यायाधीश टालबट ने निर्णय दिया कि अंकेक्षक की नियुक्ति पूर्ण जांच, रिगरस चेक करने के लिए की गई थी। अर्थात न्यायाधीश टालबट ने कहा कि अंकेक्षक की नियुक्ति इसलिए की गई कि वह संपूर्ण जांच करने के लिए की गई थी। खुदरा रोकड़बाई एवं मजदूरी के लेखे का प्रमाणन न करने के कारण गबन पकड़ा नहीं जा सका। अतः अंकेक्षकों को आदेश दिया गया कि वे आर्मिटेज को 1259 पाउंड का हर्जाना दे। अर्थात यहाँ अंकेक्षकों को दोषी ठहराया कि 1259 पाउंड का वे किसको दें? आर्मिटेज को हर्जाना दें। अपने निर्णय में जस्टिस टॉलबट द्वारा कहे गए ये शब्द महत्वपूर्ण हैं। कौन से शब्द कहे गए? इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर्स टू बी सस्पिशियस दैट was what they were therefore if everybody was honest and careful there would be no need for the auditors। कि अंकेक्षक को संदेहास्पद होते हुए कार्य करना चाहिए। यदि हर प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार और ठीक सावधानीपूर्वक कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षकों की आवश्यकता नहीं होती है। निष्कर्ष स्वरूप ये कहा गया, निष्कर्ष जो निकलता है वही निष्कर्ष यह निकलता है इस केस के अंतर्गत कि अंकेक्षक को रोकड़बाई व मजदूरी का अच्छी प्रकार से प्रमाणन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जो टॉलबट थे उन्होंने जो निर्णय दिया गया टॉलबट के द्वारा न्यायाधीश, उनके निर्णय के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि अंकेक्षक को रोकड़बाई व मजदूरी का ठीक प्रकार से प्रमाणन करना चाहिए। अंकेक्षक को नियोक्ता के कर्मचारियों के प्रति सशंकित रहना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि अंकेक्षक को ये नहीं मानना चाहिए कि कर्मचारी जो संस्था का है वह ईमानदार है और पूर्ण सावधानी से कार्य कर रहा है। अंकेक्षक को नियोक्ता के कर्मचारियों के प्रति सशंकित रहना चाहिए। यह ठीक है। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों, इसमें अंकेक्षक को दोषी ठहराया और आर्मिटेज को 1259 पाउंड का हर्जाना दिलवाया गया।
अंत में एक छोटा सा और मुकदमा है, वेस्टमिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी केस 1932। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी केस 1932। अब इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं विद्यार्थियों देखें। कंपनी द्वारा चुकाए गए लाभांश को वसूल करने के लिए कंपनी के निस्तारक लिक्विडेटर्स ने संचालकों व अंकेक्षकों के विरुद्ध दावा किया कि 31 मार्च 1928 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी ने लाभांश दिया। निस्तारक ने तर्क दिया कि वास्तव में कंपनी का कोई लाभ नहीं हुआ था, लेकिन दायित्वों को कम दिखाकर, अर्थात जो लायबिलिटीज पक्ष में दायित्व थे उनको कम दिखाकर तथा वर्क इन प्रोग्रेस को अधिक दिखाकर लाभ उत्पन्न किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रेडिटर्स को तो कम दिखाया और जो वर्क इन प्रोग्रेस था उसको अधिमूल्यांकित किया, ओवर वैल्यूड किया, जिसके कारण लाभ उत्पन्न हो गया और उसके परिणाम स्वरूप लाभांश की घोषणा की गई। इस केस में जो निर्णय दिया गया विद्यार्थियों, यदि अंकेक्षक स्पष्ट परिस्थितियों में चिट्ठे में दायित्वों के लोप को नहीं पकड़ पाता तो वह कर्तव्य भंग का दोषी है। तो यह स्पष्ट निर्णय दिया गया कि अंकेक्षक स्पष्ट परिस्थितियों में यदि दायित्वों में यदि लोप है, अर्थात गड़बड़ी है, ओमिशन है, गलतियां हैं और उन्हें पकड़ नहीं पाता, तो अंकेक्षक इसके लिए कर्तव्य भंग का दोषी पाया जाता है। यदि पर्याप्त प्रमाणकों के होते हुए भी अंकेक्षक अर्धनिर्मित माल के अधिमूल्यांकन को नहीं पकड़ पाता तो वह कर्तव्य भंग का दोषी है। कहने का तात्पर्य पहला चिट्ठे के दायित्व में यदि कोई त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, ओमिशंस हैं, उसको नहीं पकड़ पाता तो वह कर्तव्य भंग दोषी है। और दूसरा निष्कर्ष में कि अंकेक्षक यदि अर्धनिर्मित माल के अधिमूल्यांकन ओवर वैल्यूशन को नहीं पकड़ पाता तो वह कर्तव्य भंग का दोषी है। निष्कर्ष स्वरूप अंकेक्षक को प्राप्त प्रमाणकों की सहायता से देखना चाहिए कि कंपनी के समस्त दायित्वों को चिट्ठे में दिखाया गया है या नहीं। अंकेक्षक का मूल दायित्व है कि वह प्रमाणकों की सहायता से देखे कि कंपनी के समस्त दायित्वों को चिट्ठे में दिखाया गया है या नहीं। और द्वितीय, अंकेक्षकों को प्राप्त प्रमाण की सहायता से देखना चाहिए कि अर्धनिर्मित माल को अधिक मूल्य पर तो नहीं दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य अंकेक्षक को प्रमाणकों या प्रमाणों के आधार की सहायता से देखना चाहिए कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, अर्धनिर्मित माल है, उसे अधिमूल्यांकित तो नहीं किया गया है, अधिक मूल्य पर तो नहीं दिखाया गया है। इसी के साथ विद्यार्थियों 2 केसेस और बचते हैं जो कि नव वर्ष में हम ख़त्म करेंगे। लगभग अंकेक्षण से संबंधित समस्त PDF मैंने आपको दिए हैं, वीडियो मैंने महत्वपूर्ण आपको दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ शेष बचे हुए वीडियो और मैं बनाकर बड़े प्रश्नों के और लघुत्तरात्मक एवं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के और आपको दूंगा। इन सबको आप ध्यान से सुने। यदि कोई भ्रांति हो, यदि मन में कोई शंका हो तो आप निसंकोच मेरे से कभी भी मेरा नंबर, जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर पूछ सकते हैं या आप उस पर लिख सकते हैं, जिससे कि हम उन शंकाओं को दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतकालीन अवकाश की शुभकामनाएं आप सभी को और नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।